मियाँ साहब अभी तक इलेक्शन जीतने या इलेक्शन लड़ने की हैसियत में नहीं है। सज़ा माफ़ हुई है, जो सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनाई थी वो सज़ा भी ख़त्म नहीं हुई। बाकी अभी देखें, अभी तो खेल जारी है सर। काजी फैसल साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस के हवाले से बड़े पुरजोश थे, लेकिन वो अचानक से बैठ भी गए, क्या हो गया? पहली बात तो ये है कि फांसी हो गई है सर। दूसरी बात ये है कि कत्ल हुआ। खान साहब डेरा इस्माइल खान में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हो गई। क्या अब ये खतरा टलेगा? नहीं सर, ये खतरा बढ़ेगा। हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पर गए हैं, क्या लेने और क्या देने गए? सर वो देने गए हैं खलूस और लेने गए हैं मशवरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साजिद खान साहब हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का आल अज़ीज़िया रेफरेंस भी फ़ारग हो गया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए वज़ीर आज़म बनने के सारे रास्ते क्या खुल गए हैं? सर वज़ीर आज़म बनने के रास्ते खुले हैं या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मियाँ साहब को इज़्ज़त बहाल करवाने की कोशिश की गई है। और ये फ़ैसला क्यों आया, किसकी मजबूरी थी, देखने वाली बात तो ये है। अच्छा जी। मियाँ साहब ये चाहते थे कि अदालतें उनके बारे में ये फ़ैसला दें कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। उनके ख़िलाफ़ जो केस बनाए गए थे उनमें इतनी जान नहीं थी जितनी हुकूमतें दिखाई। ये असल में मुकाबला था सर अदलिया का और पीटीआई का, क्योंकि ये तमाम तर केस पीटीआई के ज़माने में बने और अदलिया ने बनाए और शवाहिद मौजूद थे। उन शवाहिद को नज़रअंदाज कर दिया गया, उन तहकीकात को बिल्कुल भुला दिया गया जिसकी बुनियाद पे मियाँ साहब इल्ज़ाम लगा और मियाँ साहब को सज़ा हुई। लेकिन इसके बावजूद कि वो सज़ा माफ़ हो गई है, मियाँ साहब अभी तक इलेक्शन जीतने या इलेक्शन लड़ने की हैसियत में नहीं है, क्योंकि सज़ा माफ़ हुई है। जो सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनाई थी वो सज़ा भी ख़त्म नहीं हुई। वो तो काजी साहब किसी वक्त भी दूसरे बेंच बैठ रहे हैं, 9 रुकनी बेंच भी बैठ रहे हैं, उसमें फ़ैसला सुना देंगे कि नाअहलियत, जैसा कि उनकी तरफ से एक बेंच भी कायम किया जा रहा है, 5 रुकनी बेंच। मैं 9 रुकनी की बात कर रहा हूँ। 9 रुकनी में बैठे बैठे कह देंगे, जैसे पहले भी उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला दे दिया था कि कमेटी वो फ़ैसला किया करेगी, वो भी तो उसमें था ही नहीं मामला, लेकिन उनकी तरफ से ये कह दिया गया और फिर ख़ुद वो कई बेंचों में नहीं बैठे। तो इसी तरह से किसी बेंच में भी 9 रुकनी बेंच है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस के हवाले से, उसमें कह देंगे जी इनकी नाअहलियत ख़त्म है। पहली बात तो ये है कि सर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि फ़ैसला ये आ गया है निचली अदालत से, आप भी इसके बारे में फ़ैसला करें। और फिर फ़ैसला ये करना पड़ेगा कि उसको लगाया जाए या ना लगाया जाए जी, और किस बुनियाद पे माफ़ किया जाए। मेरा ख्याल इतना आसान नहीं है। जिन लोगों ने भी मियाँ साहब की मदद की है वो ये चाहते थे कि निचली अदालत से उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला हुआ है वो सही हो जाए। बाकी अभी देखें, अभी तो खेल जारी है सर। अच्छा जी। जी हाँ। तो मियाँ साहब की नाअहलियत अहलियत में बदल सकती है, मतलब ये है कि ताहयात नाअहल करार दिया गया है तो 5 साल तक महदूद कर सकती है कोर्ट। मेरा ख्याल है सर ये 5 साल वाला मामला जो है ना सर, ये इस पे बात हो सकती है। अगर ये किसी भी तरीके से 5 साल वाली बात पे अमल दरामद हो गया कि नाअहली जो है वो 5 साल के लिए है और इसमें सबसे अहम किरदार जो होगा वो इलेक्शन कमीशन का होगा। वो इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि जो नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल है। अगर जज साहब ने किसी ने ज़ाती हैसियत में कहा है और वो जो ज़ाती हैसियत में कहने के बाद वो अदालत ने अपने फ़ैसले में लिख दिया है तो उसमें नज़रसानी हो सकती है सर। जी, तो इलेक्शन कमीशन या तो इमरान खान का मामला होता फिर तो ना कहता, लेकिन ये मियाँ नवाज शरीफ का मामला है तो भाग के कह देंगे वो तो। नहीं सर, वो तो आपके सामने है सर। आखिर मियाँ नवाज शरीफ के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो आवाम को देना चाहते हैं, जिसके ज़रिए पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं? देखने वाली बात तो ये है, अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारी मैशत दुरुस्त करने में मियाँ साहब से ज़्यादा हमारी फ़ौज का किरदार है और फ़ौज इस सिलसिले में कुछ ना कुछ कर भी रही है। मियाँ साहब इलेक्शन लड़ेंगे, फिर वज़ीर आज़म बनेंगे, फिर पाकिस्तान को सुधारेंगे। ये ख्वाब है, मुस्लिम लीग नवाज़ को देख लेना चाहिए, कोई ख़र्ज नहीं ख्वाब देखने में सर। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन का जिक्र आ गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया एक बार फिर कि लगता है, नज़र आता है कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए पीटीआई के। जी हाँ। तो क्या इसमें क्या उनको नज़र आ रहा है? सर उनको ये नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से इलेक्शन वो चाहते हैं कि इमरान खान को उसमें मनफी करार दे दिया जाए, वो तो मनफी हो गया, उन्होंने तो हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन उनका ये ख्याल है कि अगर इलेक्शन सही हो गए तो हमें बल्ला देना पड़ेगा, बल्ले का निशान,
और पीटीआई जो है वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएगी। अब ख़राबी ये है कि अगर इलेक्शन होते हैं और जिस तरह के इलेक्शन आवाम चाहते हैं, तो फिर उसके लिए इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा मसला ख़राब है कि धांधली की जा सकती और जो दूसरी जमातें हैं उनको उनका प्रॉपर हिस्सा नहीं दिया जा सकता। अच्छा जी हाँ। इससे से मतलब ये है कि आप कहते हैं जनाब हम ऐसे इलेक्शन करवाएं इधर। जिसके अंदर कुछ कुछ सीटें दे दी जाएं तमाम पार्टीज़ को, अच्छा जी। और एक अमेरिका की मनपसंद हुकूमत बन जाए। ख़राबी ये नहीं, क्या कैसे दे दी जाए, क्योंकि फैसला तो वोटर ने करना है। सर वोटर ने तो करना है, गिनती किसने करनी है। अच्छा जी। हाँ चलें, अभी आ जाते हैं काजी फ़ायसल साहब की तरफ। जी। काजी फ़ायसल साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस के हवाले से बड़े बेताब पुरजोश थे, बड़े बेकरार थे, बड़े पुरजोश थे, लेकिन वो अचानक से बैठ भी गए। क्या हो गया? सर एक तो बात यह है कि होने की वजह ये थी, उनका ये ख्याल था कि हम बहुत जल्दी से एक फ़ैसला करेंगे जिसमें ये बता देंगे कि उस वक्त दबाव के तहत भुट्टो साहब को फांसी की सज़ा दी गई। अच्छा अब पहली बात तो ये है कि फांसी हो गई है सर। दूसरी बात ये है कि कत्ल हुआ, उसके मुहर्रकात में सज़ा सुनाई गई भुट्टो साहब को, और सज़ा सुनाने का मतलब ये था कि उन्हें बता दिया जाए कि तुम इस कौम के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन काजी साहब क्यों चाहते थे? काजी साहब इसलिए चाहते थे कि अपना नाम लिखवा सकें और आवाम को मुतासर कर सकें कि भुट्टो अभी भी ज़िंदा है, उसको फांसी नहीं दी गई, ताकि फिर पार्टी की कुछ इमदाद हो सके सर। जी। लेकिन वो जी। मेरा ख्याल है उनकी बात पूरी नहीं हो सकी। अच्छा, आपने कहा कि बावर करवाया जा सके कि भुट्टो ज़िंदा है। जी हाँ। भुट्टो तो ज़िंदा है या नहीं है, लेकिन बिलावल ने यह कह दिया है कि जिस बंदे के कत्ल के इल्ज़ाम में भुट्टो को फांसी दी गई वो ज़िंदा है। जी हाँ सर, ये क्लिप भी आपके सामने रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे जो इल्ज़ाम था कि आपने फिलहाल बंदे को कत्ल करने की कोशिश की, वो बंदा जिंदा है। आज भी आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था, कोर्ट में मौजूद था, वाह। मगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसको कत्ल करने में शहीद कर दिया गया। सर मेरा मतलब कहने का ये है कि बिलावल साहब की भी ट्रेनिंग होनी है। बिलावल साहब को नहीं पता, वो जो कुछ कहते हैं वो अपने अब्बा जी से पूछ के नहीं कहते हैं, जरदारी साहब से। अच्छा। और उन्होंने बहुत बड़ी बोंगी मारी है ये बात कह के। उन्हें इस मामले में बोलना ही नहीं चाहिए। और फिर अनफॉर्चुनेटली बिलावल साहब जो है वो भुट्टो साहब की मिरास उनके पास नहीं आ सकती है असूली तौर पे। अच्छा जी। उनका दावा हो सकता है, और इसलिए देखें ना कि वो भुट्टो भी हैं और जरदारी भी हैं। जी जी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस केस में से निकलेगा कुछ नहीं सर। बात ठीक है। खान साहब डेरा इस्माइल खान में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हो गई, 27 दहशतगर्द मारे गए और इसके साथ साथ 25 जवान भी शहीद हुए। जी हाँ ये अचानक कहाँ से दहशतगर्द आ गया और इतनी बड़ी दहशतगर्दी? सर देखें, बात ये है कि एक भरपूर जंग हुई जिसमें उनके लोग भी मारे गए, आप ही भी। लेकिन सबसे बड़ी नाकामी हमारी उन अदारों की है जो नज़र रखते हैं। डेरा इस्माइल खान कोई सरहदी इलाका थोड़ी है सर जी। कि वो लोग कहाँ से आए, हाँ जी। किस तरह आए, कोई अलर्ट जारी किया गया या नहीं किया गया। अब इसमें तो तहकीक की ज़रूरत है कि आपके इतने लोग क्यों मारे गए, क्यों शहीद हुए। आपने तो उनको जहन्नुम में भेज दिया जो लोग हमलावर थे। हाँ जी। लेकिन हमलावर कौन लोग थे, उनकी क्या हैसियत थी, उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। और ये बात जो है कि अब ये ख़तरा टलेगा नहीं सर, ये ख़तरा बढ़ेगा। हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है कि इस किस्म के मामला से आप इलेक्शन को सुपरटाज करना चाहते हैं। जी। और जबकि डेरा इस्माइल खान में जो लोग हैं अपने मौलाना फजल रहमान, उनकी ये ख्वाहिश है कि ये इलेक्शन अभी ना तो वहाँ वैसे ठंड बहुत ज़्यादा पहले ही है। जी हाँ, वो इतनी ठंड है कि वहाँ और पे मौलाना फजल रहमान तो ऐसे जैसे बड़े गुलाम अली साहब, उनको ठंड लगती है। जी हाँ जी, गुलाम अली उनको साहिबान को। सर देखें, ठंड तो लगती है। ठंड तो उस वक्त लगती है जब आपके तन पे को कपड़ा ना हो, रज़ाई ना हो। हाँ जी। अवाम ने वो दोनों चीज़ें उनसे छीन रखी हैं, ठीक तो है। उन्हें तो ठंड लगेगी सर। ठीक है। जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पर गए हैं, जी हाँ। क्या लेने और क्या देने गए? आपकी इत्तलात के मुताबिक। सर वो देने गए हैं खलूस, अच्छा जी। मरवत, मोहब्बत, हाँ जी। ताल्लुक़, और लेने गए हैं मशवरा। अच्छा जी। और ऐसा मशवरा जिससे फ़ौज की हैसियत मसलमा हो जाए, एक ऐसा मशवरा जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाए, जी। और एक ऐसा मशवरा जिसमें उनकी गाइडलाइन हो कि हमने चीन के साथ कितना ताल्लुक़ रखना है,
रूस के साथ कितना ताल्लुक़ रखना है, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना इन पे बात होगी। और सबसे बड़ी ख़राबी इस होती है कि अमेरिका में भी अगले इलेक्शन होने वाले हैं और ये नहीं मालूम कि अगले इलेक्शन के बाद अमेरिका का सदर कौन बनेगा, बाइडेन बनेगा या ट्रंप बनेगा। और इस वक्त अमेरिका ये चाहता है कि कम से कम 1 साल की पॉलिसी ऐसी आ जाए जिसमें हम पाकिस्तान पे पूरा इत्मीनान करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान ने जो फ़ैसला किया कश्मीर के हवाले से, अमेरिका का रद्द-ए-अमल पाकिस्तान मुखालिफ है या पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। हमारी फ़ौज के आला सिपहसालार को इस मामले में अमेरिका को कहना चाहिए और अमेरिका को बताना चाहिए कि कश्मीर का जो मामला इतना आसान नहीं है। देखिए ना, उसने पाकिस्तान के साथ तो मामला तय कर दिया कि जी हमारा है कश्मीर, तुम्हारे कश्मीर के बारे में सोचेंगे, लेकिन लद्दाख के बारे में उसने कोई फ़ैसला नहीं किया, इसलिए कि चीन का उस पर दावा है और वो किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता। बार दुआ करें, जनरल साहब गए हैं, वो कामयाबी से लौटें और पाकिस्तान के लिए इकॉनमी के हवाले से कुछ आसानियाँ फराहम करें। खान साहब, सऊदी कंपनी अरामको ने पाकिस्तान में बहुत बड़ी सरमायाकारी की है। जी हाँ, बिल्कुल की है। वो 40% हिस्से खरीद लिए हैं ऑयल के और गैस के। जी हाँ। तो मामला किस तरफ जा रहे हैं सर? देखें, कंपनी टाइप तो नहीं है कुछ जैसी नहीं, मेरा ख्याल है सर वो तो नहीं है, लेकिन उसमें अच्छी बात सिर्फ ये हो जाएगी कि तेल के जो ज़खायर हैं आपके पास मौजूद रहेंगे हर वक्त। अब तो आप ख़रीदते रहते हैं और हो सकता है कि तेल की कीमतें कुछ कम हो जाएं। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि सर ये तमाम तर लेन देन आपकी पाकिस्तानी करेंसी में होगा, जिससे आप डॉलर पे कंट्रोल कर सकेंगे। आप तो खुद कहते हैं ना सर, बाहर से लोग आएँ और हमारे यहाँ पैसा लगाएं, तो अब सऊदी ने पैसा तो लगा दिया है। अब देखना ये है कि आप उनके एतमाद पे पूरा उतरते हैं, हमारी नौकरशाही उनके लिए एक मुश्किल तो नहीं पैदा करती। मेरा ख्याल है एक अच्छा कदम है सर, इस किस्म की सरमायाकारी होनी चाहिए पाकिस्तान की मैशत के लिए। खान साहब, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर साहब को हथकड़ियाँ लग गई हैं। जी हाँ। तो क्या समझते हैं कि क्या वाटे नॉनसेंस कि आप एक अफसर को हथकड़ियाँ लगा के पेश कर रहे हैं और फिर मामलात ऐसे बिगड़ रहे हैं कि सुलझने में नहीं आ रहे, ज़्यादा फैलते ही जा रहे हैं? क्या मामला? ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है सर। देखें, इस वक्त जो पंजाब की नौकरशाही है ना सर, ये पंजाब की नौकरशाही पे एक किस्म का हमला है जी। और उस बेचारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसके बाद उसके साथ ऐसा सलूक किया जाए। एक जज साहब की अना का मसला था या LD की ज़मीन की ट्रांसफ़र का मसला था, उसे गिरफ़्तार किया। एक तरफ देखें, नैब के चेयरमैन कहते हैं कि हम सरकारी अफसरों को गिरफ़्तार नहीं करेंगे और उनके ख़िलाफ़ जो भी तहकीकात होंगी, पहले तहकीकात होंगी फिर कार्रवाई होगी। अब जब ये इस अफसर को पकड़ा गया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को, तो पंजाब की नौकरशाही इस पर बिफर गई, बड़ा प्रोटेस्ट किया और बिलाखिर हुकूमत को कदम उठाना पड़ा, मुतल्लिका जज को और उन पुलिस वालों को फ़ौरन मुअत्तल कर दिया गया। देखिए आगे कहानी कहाँ जाती है, लेकिन ये बड़ी ख़राबी है कि एक अच्छे अफसर के साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया। खान साहब, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही जो कुछ करती है हमारे सामने है, पसंदीदा नहीं है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी अफसर को बिल्कुल आपके उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। ज़ाब्ते मौजूद हैं, कानून मौजूद है, लेकिन ये हथकड़ी लगा के ले आओ, ये ज़्यादती है सर। बल्कि तो किसी को भी हथकड़ी क्यों लगाते हैं? उसको लगाएं जिसका ये ख़तरा हो कि इसने भाग जाना है, काबू नहीं आना। लेकिन माजी में तो ये था कि जितने सियासतदान पकड़े जाते थे उनको हथकड़ी नहीं लगाई जाती थी। जी। हथकड़ी लगाने का मसला और मकसद क्या होता है सर? जी, कि आपने उस शख्स को बिल्कुल बेइज्जत कर दिया। हाँ जी। नाज़रीन, ये भी इलाका हमने एक पार्क में आकर किया है, आपको कैसा लगा बताइए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।